नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों में प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी जो है यात्रा का आज का विषय है भारत में उपनिवेशिक युग या काल। और वो अध्याय हमने समाप्त कर दिया था और उसके कुछ प्रश्नोत्तर थे। उन प्रश्नोत्तरों को हमने कल, जो उसके मेन 4 प्रश्न थे वो हमने बताए। और उससे आगे अध्याय में जो जो बीच में प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उनको हम कराने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ 87 में एक कार्टून बना हुआ है और कार्टून में ऐसे हाथ करे हुए हैं और उसमें तार जा रहे हैं टेलीग्राफ के। तो इसमें कह रहा है कि आपसे विश्लेषण करने के लिए पूछा गया है कि ये चित्र आप देखें किताब में और इसका विश्लेषण करें। तो उसमें क्या है कि कार्टून में 4.3 चित्र क्या व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखें कि टेलीग्राफ जिसने पहली बार त्वरित संचार संभव की बनाया और उस समय नया आविष्कार था। चित्र से संबंधित विश्लेषणों का जो है विश्लेषण करें। तो इसमें विश्लेषण चित्र के आधार पे क्या है कि भाई अब ऐसे चित्र में करे हुए, टोपी लिए हुए है, तार जा रहे हैं उसके पास से, नीचे नक्शा बने हुए हैं। तो इससे ये विश्लेषण हो रहा है कि भाई अब एक आदमी दूर से बैठा हुआ और अपने संदेश के माध्यम से सब जगह जुड़ा हुआ है। अब जल्दी अपनी बात इसके माध्यम से वो कर सकता था। और दूर देश में बैठा हुआ, यानी कि इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति, वे अंग्रेज जो थे, वो भारत में अपने संदेश जो पहुंचा सकते थे। और यहाँ से भारत में बैठे हुआ उनका जो साथी था या उनके प्रशासनिक अधिकारी, वो उन संदेशों को डिकोड करके और उनका पालन में कार्य कर सकते थे। तो एक तरह से दुनिया सुकड़ के छोटी सी हो गई उस टेलीग्राफ की क्रांति से। ये विश्लेषण होता है। आप भी अपने हिसाब से कुछ और विश्लेषण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगले पृष्ठ पे चित्र ध्यानपूर्वक देखिए। यह विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित मुख्यालय में बनवाया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर से अधिक है और हर पहलू का अवलोकन करें। इसमें मौजूद लोग, वस्तुएं, प्रतीक, भाव, 4-5 विद्यार्थियों का समूह बनाओ और चित्र को अपने चित्र में दिए हुए संदेशों के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करें। हमारे उत्तरों को आप कुछ पृष्ठों पर मिलेंगे और जब हम चित्र पर वापस लौटेंगे, लेकिन अभी उन्हें देखने से बचें। यानी कि पृष्ठ 92 पे जो है वो चित्र दे रखा है। तो चित्र में क्या है कि एक औरत है, गोरी वस्त्र पहने हुए, साफ शुद्ध। वो एक श्वेत महिला को ब्रिटानिया देवी के तौर पे रखा गया है, जो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रही है। वह शांत और आत्मविश्वासी दिखाई पड़ रही है और यह दर्शाता है कि नियंत्रण को और शक्ति को दर्शाना है, ब्रिटेन की शक्ति को दर्शाता हुआ चित्र है। भारत द्वारा धन का अर्पण किया जा रहा है, उसमें दिखाया गया है, भारतीय दिखाए गए हैं, वो उसको धन दे रहे हैं। तो भारत की समृद्धि भूमि को रूप में दर्शाया गया है, लेकिन सांवली तबचा वाले लोग संभवतः भारतीय अंग्रेजों के सामने झुककर मोती, रतन, कपास आदि दे रहे हैं। और ये भारत के मूल्यवान वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता
दिखाया दर्शाया गया है कि भारत जो है उनको मूल्यवान वस्तुओं को देने वाला आपूर्तिकर्ता था। चीन की भूमिका, चीन का एक व्यक्ति एक कीमती कलश भेंट करता हुआ दिखाई दिया है, और चीन भी ब्रिटेन को, क्योंकि वो भी उपनिवेश में था उनका। पशु और व्यापार, भारत में विदेशी जानवरों को दिखाया गया है, उनके पंखों वाले हेलमेट, वाणिज्य यात्रा के प्रतीक, पहले व्यक्ति, एक व्यक्ति के एक हाथ में छड़ी है जो ब्रिटेन के वैश्विक व्यापार की शक्ति का प्रतीक है, छड़ी। उसी प्रकार पांचवा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में नौसैनिक शक्ति, उसमें जहाज वगैरह दिखाए हुए हैं, तो वो क्या है, नौसेना का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक में समुद्र में नौसैनिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी प्रकार से एक ओल्ड फादर थेम्स जो है नीचे बाएं और टेम्स नदी का लंदन का प्रतीक है, और वो भारत और चीन के सारे धन ब्रिटेन से लाया जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं, ये बुद्धि की परख के लिए ये सामान्यतः रखा हुआ है। निष्कर्ष में कहें तो समूह में जो है सभी बच्चे जो हैं जब अपने अपने हिसाब से चित्र का अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में ये जो है और बढ़िया तरीके से वो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगला है प्रश्न 98 पे, जिसमें बताया गया है कि आपके विचार से दादा भाई जो नौरोजी थे, भारत में गैर ब्रिटिश शासन से क्या था। उन्होंने एक हेडिंग बनाई किताब की कि भारत में गैर ब्रिटिश शासन, संकेत के रूप में वे 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद थे। तो ये जो उन्होंने लिखा कि भारत में गैर ब्रिटिश शासन से क्या तात्पर्य है आपके विचार से, तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सामान्यतः एक ही प्रश्न का उत्तर बने, अनेकों तरीके से इसके उत्तर बन सकते हैं। तो ये जो लिख रखा है गैर ब्रिटिश, भारत में गैर ब्रिटिश शासन, तो ये एक तरीके से उन्होंने एक जो है, क्योंकि वहां के वो सांसद भी थे, उन्होंने एक कमेंट करा है। कमेंट क्या करा है कि भाई आपके शासन में दोगलापन है। आप अपने लिए शासन, अपने नागरिकों के लिए तो एक तरीके से करते हैं, और जो आपने उपनिवेश बना रखे हैं उनका जो शासन है वो आपका जो है कष्ट देने वाला, शोषण करने वाला, धन का शोषण करने वाला है। आप अपने नागरिकों के लिए उदार शासन व्यवस्था चलाते हैं और कहते हैं कि हम तो उदारवादी शासन वाले हैं, लेकिन आप दूसरे देशों में जो है, जो उपनिवेश वाले देश हैं, उसमें जो है वो गैर ब्रिटिश शासन की तरह, यानी कि आपका जो शासन करने का जो रीति है उससे आप विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है आपकी जो सभ्य तरीके से शासन करने के जो प्रणाली है, जो आप कहते हैं कि सभ्य तरीके से करते हैं, उसके विपरीत है। तो इसलिए उन्होंने जो है ये जो उसका तात्पर्य इस तरीके से आप बताया जा सकता है कि भाई भारत में गैर ब्रिटिश शासन है, जो उनकी खुद के जो शासन का मॉडल है उससे मेल नहीं खा रहा। क्या आप अपने नागरिकों के साथ भी ऐसे शोषण कर सकते हैं जैसे आप भारत में जो है भारत के नागरिकों के साथ शोषण कर रहे थे, वहां से धन निकासी और जो है लूट मचा रखी थी। तो ये उन्होंने कमेंट के तौर पे अपने शीर्षक रखा। इस प्रकार से आप भी कुछ और कर सकते हैं या इसी को ही आधार बना के आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 पे। उसमें लिखा हुआ है कि क्या आप भारतीय वस्त्रों को सूचीबद्ध करने और उनका वर्णन करने के लिए ऊपर प्रयुक्त सभी शब्दों को समझते हैं? यदि नहीं तो 4 या 5 के समूह बनाएं और अधिक जानकारी का प्रयत्न करें, फिर अपने शिक्षक की सहायता से अपने निष्कर्ष की तुलना करें। तो उसमें जो है भारतीय वस्त्रों का वर्णन के लिए प्रयुक्त कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनकी सरलता से व्याख्या भी दी गई है। सबसे पहले है कपास। कपास शब्द है, तो कपास से क्या है, एक मुलायम रेशेदार होता है। वो एक पेड़ पे पहले फूल खिलते हैं, फूल में से बाद में जो है वो
रेसे उसमें से निकलते हैं, उसमें बीज होता है। बाद में जो है वो बीज को अलग कर लेते हैं और वो जो है उसमें से रेस जो उसको बाद में उसको धागा बनाया जाता है उसके उस रेसे से, और वो बड़े हल्के और जो है हवा बिल्कुल बहुत ही बारीक हवादार कपड़े बनाने के लिए वो रेशा काम आता है। आगे है रेशम। रेशम क्या है? एक महीन शानदार कपड़ा है और उसका उपयोग आमतौर पे साड़ी, सूट, सलवार, कुर्ते आदि के लिए किया जाता है। फिर है ऊन। ऊन एक मुलायम गर्म रेशा है जो भेड़ और बकरी की और अन्य जो रेशे फरदार जो है जो वे जानवर होते हैं उनके बालों से वो जो प्राप्त किया जाता है, और वो सर्दियों के दौरान स्वेटर, मफलर आदि में बनाने में उनका बड़े पैमाने में उपयोग होता है। फिर अगला है जूट। जूट क्या होता है कि एक पेड़ की वृक्ष की छाल होती है और उसको पानी में डाल के और जो है कहीं सन बोल देते हैं और उसको पानी में डालते हैं। पानी में जब वो मुलायम हो जाते हैं तो उनको कूटते हैं। कूटने के बाद में वो रेशा अलग कर लेते हैं, पीस के उसको ऐसे ही अच्छी तरह से रगड़ के तो रेशे अलग हो जाते हैं। उस रेशे से रस्सी बनाई जाती है और उन रेशों की मदद से जो है बोरी, टाट वगैरह जो है जो सामान को स्टोर करने में काम आते हैं तो उनकी रस्सी, चटाई वगैरह बनाई जाती है, कालीन बनते हैं। अगला है भांग। भांग भी एक प्राकृतिक रेशे का एक वृक्ष है, पेड़ है, और उससे भी बड़ा सुंदर जो है रेशे प्राप्त होते हैं। उसके सहायता से रस्सी, बैग जो है, थैले, बोरी वगैरह बनाई जाती है। फिर है नारियल। नारियल का रेशा। नारियल का एक बढ़िया रेशा होता है जो उसके बाहर के छिलके में से निकलता है। जब वो पक जाता है नारियल, तो उससे रस्सियां, ज्यादातर वे जो रस्सी होती है बड़ी मजबूत होती हैं और वे काफी दिन तक चलती हैं, और वो जब गीली हो जाएं तो और भी मजबूत हो जाती हैं। तो उनसे जो है सेटरिंग बांधने में वो ज्यादातर काम आती है। उनकी रस्सियों से जो है जो खाट जो बनाते हैं, खाट की पकायत भी उनसे कसी जाती है, बनाई जाती हैं। और नारियल की जो है रस्सी, नारियल के जो है थैला, नारियल की रस्सी से जो है हम कारपेट, और जो बाहर जो पायदान रखा रहता है जो धूल मिट्टी जूतों को से जो है एक तरह से कारपेट मान लो, जो बाहर पायदान रखा रहता है उससे धूल वूल अंदर ना जाए, तो वो उनसे बनाया जाता है। मलमल। मलमल एक जो है महीन सूती कपड़ा होता है और वो ढाका में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और वो एक शाही वस्त्र माने जाते हैं। उसमें जो है गर्मी नहीं लगती, बिल्कुल बढ़िया होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द थे और उन पे हम जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे जो है वहाँ पृष्ठ संख्या 105 पे एक मानचित्र दे रखा है। वो मानचित्र जो है उस समय के पॉलिटिकल डिवीजन और इंडियन एम्पायर का दर्शाया हुआ है। उसमें अलग रंग हैं, पीले रंग से हैं, गुलाबी रंग से हैं, उसमें ऐसे ही जो है रेलवे लाइन दर्शाई हुई है। तो इस प्रकार से वो उस समय के उपनिवेशिक काल के जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। तो भारतीय साम्राज्यों का यह ऐतिहासिक मानचित्र आज के मानचित्र से किस मायने में भिन्न है, मुख्य अंतर जो है उसमें आज के मानचित्र से कैसे भिन्न है। तो इसमें जो मानचित्र दर्शाया गया है और आज के भारत के मानचित्र के मुख्य अंतर बताने हैं। तो आज का जो भारत का मानचित्र है और इसमें जो मानचित्र दिया हुआ, इसमें किस किस के अंतर हैं, स्थानों के अंतर हैं और सीमाओं के अंतर हैं। तो सीमाओं में क्या है कि कै जो है 909 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा जो भारत में शामिल थे। जबकि ख में जो है ये देश अलग अलग राष्ट्र बन चुके हैं। ग में जो है उत्तर पश्चिम सीमा में बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत जो पाकिस्तान में शामिल थे।
नंबर 2, कुछ स्थानों के अब नाम बदल गए हैं, जैसे कलकत्ता इसमें दे रखा, कोलकाता हो गया, बम्बई का मुंबई हो गया, मद्रास अब चेन्नई हो गया, बर्मा अब म्यांमार हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इन क्षेत्रों को प्राय एजेंसियां या देसी राज्य कहा जाता था, जो अब इन नामों से अस्तित्व में नहीं हैं। क्षेत्र के रूप में क्या है, मानचित्र में जो गुलाबी रंग दर्शाया गया है वो ब्रिटिश राज्य, ब्रिटिश भारत का जो है सीधे सीधे शासित है। पीले रंग के दर्शाए गए हैं वो ब्रिटिश नियंत्रण में क्या दिन भारतीय राजाओं के शासित देसी राज्य थे। कै में जो है आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार को छोड़कर जो भी बाद में बने उन सभी के क्षेत्र भारत गणराज्य का हिस्सा हैं, जिन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। जिसमें नंबर 4 में रेलवे मानचित्र में रेलवे लाइन भी दर्शाई गई है, दिखाई गई है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान परिवहन को नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से ये जो है आगे जो है पृष्ठ संख्या 107, इसमें एक पेंटिंग बनी हुई है और चित्र बना हुआ है, जिसमें कुछ आदि मानव जैसे लोग दर्शाए गए हैं और इसमें जो है वो उनके रूप और पहनावे, हथियार का अवलोकन करके इस चित्र से ब्रिटेन की जनता के मन में बनने वाले छवि के बारे में आप निष्कर्ष निकालें। तो ये जो चित्र जो है इसमें बनाया हुआ है, ये उस समय का है जब संथालों ने ब्रिटिशों पर जो है विद्रोह किया था। तो इस चित्र से उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी गई है कि ये जो हमने जो इनको दबाया है ये बर्बर है, ये असभ्य है, ये देखिए ऐसे ऐसे लोग थे। क्योंकि उनके जो परंपरागत धनुष बाण के हथियार है उन्होंने उनको नंगा धड़ंग ऐसा ही दिखाया गया है। तो वो उनको ये साबित करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है चित्र में कि भाई हम तो इनको जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हमने यहाँ पे जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए इन्होंने हम पे हमला किया और हम इनको बदले में जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें ये लोग मर रहे हैं। तो ये उनको दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इस चित्र में। इस प्रकार से आप इसके चित्र का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे प्रश्न 7 कह रहा है, इसमें पृष्ठ संख्या 108 में, नील एक प्राकृतिक गहरा रंग द्रव्य है जिसका उपयोग रंगाई में किया जाता है। क्या भारत में कपड़े रंगने के लिए परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाने वाले अन्य प्राकृतिक पदार्थ के बारे में भी आप बता सकते हैं? तो आप इसके बारे में खूब आसानी से कह सकते हैं कि भारत में कपड़े रखने के लिए परंपरागत रूप से अन्य पदार्थों का भी उपयोग किया जाता था, जैसे हल्दी, मेहंदी, मजीठ की जड़, अनार का छिलका, नीम की पत्तियां, पेड़ों की छाल, लाख की राल आदि। ये जो पदार्थ थे इसे पीले, भूरे, लाल, गुलाबी, गहरे, धूसर, बैंगनी और अन्य रंग जो है प्रदान करते थे और इस प्रकार से ये पर्यावरण के अनुरूप थे, प्रिंटिंग के भी अनुकूल थे और कलमकारी, बंधानी जैसी परंपरागत जो वस्त्र होते थे उनमें इनका उपयोग किया जाता था। आगे है पृष्ठ संख्या 108 पे ही, आपके विचार में भारतीय स्वतंत्रता के बाद सिपाही विद्रोह शब्द क्यों अस्वीकार कर दिया गया? आपके कारणों को समझाते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति थी उसको सिपाही विद्रोह जो सैन्य विद्रोह को कही, लेकिन भारत में उसको महाविद्रोह और महाक्रांति कहा गया 1857 क्रांति को। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह शब्द को इतिहास मतलब अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह गलत धारणा बनती थी कि केवल कुछ सैनिकों ने ही, मुट्ठीभर सैनिकों ने ही अपने निजी कारणों से विद्रोह किया था। वास्तव में 1857 का विद्रोह एक व्यापक विस्तृत विद्रोह था जिसमें भारतीय सैनिक, बल्कि किसान, जमींदार, क्षेत्रीय राजा, भारत के विभिन्न हिस्सों के नागरिक भी इसमें शामिल थे। यह ब्रिटिश शासन के उत्पीड़न से एक संयुक्त संघर्ष था।
और इसे केवल विद्रोह कहना वास्तविक रूप से सबूत की संग्राम को छुपाना है, और इसका जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए ये सिपाही विद्रोह नहीं था, एक महाविद्रोह था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो प्रश्न हैं उसको अगली वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों का अपने कॉपी पे हल करने की कोशिश करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।